विद्यार्थियों के हित में बढ़ते कदम। 20 से अधिक ऑनलाइन कोर्सेज के साथ आ रहे हैं हम। अब उत्तर प्रदेश में भी उत्कर्ष। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कल जो टॉपिक अपना हुआ था उसको लेकर के कुछ प्रश्नों से, और आप सब उसके लिए पूरी तैयारी के साथ भी उपस्थित हुए होंगे निश्चित रूप से उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कल हमारा बिंदु था किस तरह से वंशक्रम से हमारे जीवन की शुरुआत होती है, या जीवन की शुरुआत में वंशक्रम की क्या भूमिका होती है, इसको लेकर के हम बातचीत कर रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले उसी से संबंधित क्या क्या प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और क्या पूछे जा सकते हैं उनको लेकर के हम बात शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद बात करते हैं आज के टॉपिक को लेकर के। तो तैयार हो जाइए फटाफट से आप। आज का हमारा ये प्रश्न है कल के टॉपिक से जुड़ा हुआ, मानव जीवन की शुरुआत, मानव जीवन की शुरुआत होती है। अगर ये प्रश्न आता है और इसके साथ में ऑप्शन दिए जाते हैं 32 कोशिकाओं से, 10 कोशिकाओं से, 1 कोशिका से, और 5 कोशिकाओं से। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए फटाफट से। प्रश्न जो है कल अपन ने पढ़ा था, जिस टॉपिक को, जिस बिंदु को लेकर हम बात कर रहे थे उसी से जुड़ा हुआ है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका, अलग अलग जगह की अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका, आपको फिर पूछा जा सकता है। बिल्कुल कुछ विद्यार्थियों ने लिख भी दिया है, सुनीता सक्सेना, दुर्गा दास, लक्की शाही, शिव प्रकाश, मनोज जोला। अब आप लोगों ने एक एक लिखा है ऑप्शन के अनुसार, कुछ लोगों ने सी लिखा है। तो यहाँ पर जो है सी या एक जिसने लिखा है, बिल्कुल कमलेश पंचाल ने लिखा 1 कोशिका जाइगोट। तो ये बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा इसका दोस्तों। कल जैसा हम पढ़ रहे थे उसके अनुसार कि 1 कोशिका से मानव जीवन की शुरुआत होती है, और वो कोशिका कौन सी होती है ये भी आपको पता है, कल हम बात कर चुके हैं। जाइगोट नामक एक कोशिका होती है जिससे मानव जीवन की शुरुआत होती है। कुछ लोग इसमें बी ऑप्शन भी बता रहे हैं, तो बी कैसे हो जाएगा भाई, कल ही तो पढ़ा हमने, और कल से आज तक में ही आप भूल गए तो फिर आगे कैसे याद रहेगा। चलिए, तो ये पहला प्रश्न था कल के बिंदु का जो बहुत महत्वपूर्ण था। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका और फिर आने की संभावना रखता है। प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न है बालक के जन्म के लिए जिम्मेदार हैं, बालक के जन्म के लिए जिम्मेदार हैं। ए ऑप्शन में है दोनों लंबे गुणसूत्र, दूसरा दोनों बौने गुणसूत्र, तीसरा एक लंबा 2 बौने गुणसूत्र, और चौथा एक लंबा 1 बौना। क्या होगा इसका आंसर बता दीजिए।
अरे बलवंत गोस्वामी फादर, और ये कहाँ से आ गए? ऐसे तो ऑप्शन ही नहीं है। देखो एक बार ऑप्शंस को आप। प्रश्न है बालक के जन्म के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? दोनों लंबे गुणसूत्र, दोनों बौने गुणसूत्र, एक लंबा, दो बौने गुणसूत्र, एक लंबा और एक बौना गुणसूत्र। तो पुत्र के लिए कौन जिम्मेदार है ये आपको बताना। सुमन ने लिख दिया, एकदम सही आंसर है। इसी प्रकार से सुनीता, धीरज, बलवंत ने भी सही आंसर लिखा है। अक्षय यादव ने सही आंसर लिखा है। बहुत सारे लोग गलत भी लिख रहे हैं। देखो संतोष ने लिखा दोनों लंबे। अरे दोनों लंबे कैसे हो जाएंगे? दोनों लंबे गुणसूत्र का मतलब XX हो गए। XX गुणसूत्र से तो बालिका का जन्म होता है। बालक के जन्म के लिए, जैसे कि हमने कल बात की थी, बालक के जन्म के लिए जिम्मेदार होते हैं XY गुणसूत्र। और XY गुणसूत्र में हमने कल बात की थी दोस्तों, X लंबा गुणसूत्र होता है और Y बौना गुणसूत्र होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक लंबा और एक बौना गुणसूत्र। काफ़ी लोगों ने एकदम सही आंसर भी दिया है, कुछ लोग जो है गलत दे रहे हैं। लालचंद ने सी ऑप्शन कैसे दे दिया? लालचंद 3 कभी होते हैं क्या? इसमें 2 बौने और एक लंबा आ रहा तो कभी भी नहीं होंगे, किसी भी स्थिति में नहीं होंगे। चलिए अब इसके बाद में बात आती है दोस्तों तीसरा प्रश्न, इसमें से क्या पूछा जा सकता है। एक और प्रश्न जो है उसको लेकर के हम बात करते हैं, जिस बिंदु को लेकर कल हमने बातचीत की थी। तो कल हमने जो बातचीत की थी उसमें एक प्रश्न और आता है, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला, हमारे शरीर के निर्माण में 42 गुणसूत्र योग देते हैं। 42 गुणसूत्र योग देते हैं। दूसरा, हमारे लिंग निर्माण में 3 गुणसूत्र सहयोगी होते हैं। तीसरा, हमारे शरीर के निर्माण में 44 व लिंग निर्माण में 2 गुणसूत्र काम आते हैं। और चौथा, सभी विकल्प गलत हैं। यस, बताइए क्या होगा इसके अंदर? चलिए, काफ़ी लोगों ने इसका राइट आंसर लिखा भी है। बलवंत गोस्वामी, दुर्गादास, अखिल यादव, सुनीता, खेताराम, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर लिखा भी है कि इसका सी ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों कल हमने बातचीत की थी कि हमारा जो जीवन होता है, हमारे जीवन की जो शुरुआत होती है, और एक कोशिका से हमारे जीवन की जो शुरुआत होती है, उस एक कोशिका में 23 गुणसूत्र माता की तरफ से, 23 पिता की तरफ से आते हैं। 23 गुणसूत्रों में से 22 गुणसूत्र जो होते हैं वो काय गुणसूत्र होते हैं, शरीर निर्माण में काम करते हैं। इसका मतलब 22 मिलाकर कितने हो जाते हैं? 44 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, और एक एक गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र के रूप में होते हैं जो हमारे लिंग का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर एक और एक मिलकर कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? सी। तो दोस्तों कल जो हमने बिंदु पढ़ा था, हालांकि उसमें और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन ये 3 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों वो प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और फिर आने वाली परीक्षा में आने की पूरी संभावनाएं रखते हैं। इसलिए हमें ये तीनों प्रश्न बहुत अच्छी तरह से पता होने चाहिए, और इसके अलावा बाकी भी जो चीज़ें हमने उसमें पढ़ी है वो भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, हमारा भी नाम लिया करो। किसका? मनजीत सिंह क्या?
अरे तुम आंसर दोगे तो तुम्हारा भी नाम लेंगे ना भाई। सबसे बड़ी बात यह कि नाम लेना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि कौन फटाफट से एकदम परफेक्ट आंसर देता है। अमर कुमार ने 46 लिखा, वो 46 क्या है, क्या नाम ले ले उसका बताइए। अमर कुमार क्या लिखा? 46 तो टोटल होते हैं, उनमें से 44 जो होते हैं वो शरीर के या काय निर्माण में काम करते हैं, और 2 गुणसूत्र वे होते हैं जो हमारे लिंग के निर्माण में काम करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट हमारा आज का बिंदु है, जैसे कि आपने देखा होगा, वंश क्रम जो है वो कैसे प्रभावित करता है विकास को। विकास को वंश क्रम कैसे प्रभावित करता है, इस मुद्दे को लेकर के हम इस क्लास में आज बात करने वाले हैं। बहुत छोटा सा बिंदु है, लेकिन फिर यहां से प्रश्न आने की पूरी गुंजाइश है, पूरी संभावना है। इसलिए हमें हर रोज के हर बिंदु पर पूरा फोकस करना, पूरा ध्यान देना, पूरा प्रयास करना है कि हम जो है उस बिंदु से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आ जाए तो एकदम सही कर पाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। विकास पर वंश क्रम का प्रभाव, विकास पर वंश क्रम का प्रभाव कैसे होता है, विकास पर वंश क्रम का प्रभाव कैसे पड़ता है, इसको लेकर के यहां पर हम बात करते हैं। दोस्तों, एक बालक का जो जन्म होता है, उस जन्म के लिए सबसे पहले वंश क्रम जिम्मेदार होता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कल, हमारे जीवन की शुरुआत ही उस कोशिका से होती है जो आदि कोशिका माता और आदि पिता से आती है। कहने का मतलब ये हुआ कि माता पिता के संयोग से ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है, और वही अपने आप में क्या है, वंश क्रम है। माता पिता से संतानों में गुणों का जो आगमन होता है, विशेषताओं का आगमन होता है, लक्षणों का आगमन होता है, वही अपने आप में क्या है, वंश क्रम है। अब वो यहां पर हम उन गुणों के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से गुण होते हैं जो माता पिता को संतानों तक पहुंचाने होते हैं, और उन्हीं से संतानों में विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं, लक्षण देखने को मिलते हैं। उन्हीं को लेकर के हम यहां पर बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर अलका गुजर लिखा, सर जी सिलेक्शन हो जाए तब नाम अपने आप हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये तो बात है ही है, सिलेक्शन होने के बाद तो नाम होना ही होना है। लेकिन यहाँ पर भी कई लोगों को इस बात की तमन्ना रहती है, और रहनी भी चाहिए, क्योंकि हम जब किसी कार्य को करते हैं और वहाँ हम पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं तो हमारे को ये रहता है कि हाँ मेरा भी नाम बोला जाए कि मैंने पॉजिटिव जवाब दिया। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव जवाब देने के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत तत्परता के साथ में, पूरी सावधानी के साथ में जवाब दें। और ये जवाब यही सावधानी के साथ नहीं देना, आपको परीक्षा में भी पूरी सावधानी के साथ में देना है। राइट, चलिए तो आगे शुरू करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखो, विकास पर वंश क्रम के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो यहाँ कुछ बिंदुओं के आधार पर हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम कि लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण। अब आप बताइए, अगर वंश क्रम में माता और पिता के द्वारा X और Y या XX गुणसूत्रों का जो आगमन होता है, उनका आगमन नहीं होगा तो क्या हमारे लिंग का निर्धारण होगा? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जीवन की जो शुरुआत होती है दोस्तों, हमारे जीवन की शुरुआत के अंदर जो लिंग का निर्धारण होता है, लड़का है कि लड़की है, आगे की बात है। अगला स्टेप है विकास का, जिसमें पहला स्टेप है कि हम लड़के हैं कि लड़की के रूप में हैं। वो शुरुआत किससे होती है? वंश क्रम से ही होती है। वातावरण कभी भी लड़का और लड़की को बदल करके अपोजिट नहीं कर सकता। ये पावर केवल और केवल किसमें है? वंश क्रम में है। वंश क्रम से ही लड़का या लड़की के रूप में जन्म होता है। तो यहां पर सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है कि लिंग का जो निर्माण होता है दोस्तों, या लिंग का जो निर्धारण होता है दोस्तों, ये किसका प्रभाव है? ये वंश क्रम का प्रभाव है। वंश क्रम के कारण ही हमारे लिंग का निर्धारण होता है फर्स्ट नंबर पर। ये पहला प्रभाव हो गया। अगर अपने को ये पूछा जाता परीक्षा में कि निम्न में से वह कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव है जो केवल और केवल वंश क्रम से ही संभव है,
तो दोस्तों केवल और केवल वंश क्रम से संभव फर्स्ट नंबर पे क्या हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, लिंग का निर्धारण हो जाएगा, बालक या बालिका के रूप में हमारा जीवन हो जाएगा, राइट। सेकेंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर दोस्तों अपने को ध्यान में रखना है, दूसरा जो बड़ा प्रभाव आता है विकास का वंश क्रम पर, विकास का वंश क्रम पर दूसरा जो बड़ा प्रभाव आता है वो क्या आता है, वो आता है रंग रूप शरीर की लंबाई। दूसरा प्रभाव रंग रूप और शरीर की लंबाई। आपको पता होगा अच्छी तरह से कि माता और पिता का रंग रूप जैसा होता है, अधिकतर बार संतानों का रंग रूप भी वैसा ही होता है, और ये आपको अच्छी तरह पता होगा। आपका रंग रूप भी निश्चित रूप से आपके माता पिता के अनुसार होगा। 19-20 अंतर हो सकता है, माता पिता कभी कभी कुछ ज़्यादा सांवले हों और बच्चे जो हैं कम सांवले हो सकते हैं, माता पिता बहुत ज़्यादा गोरे हों और बच्चे कम गोरे हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन एकदम विपरीत बहुत कम चांस होते हैं। कुछ एग्जाम्पल ऐसे मिल सकते हैं, उनको अपन जो है एक प्रकार से अपवाद स्वरूप मानेंगे, बाकी ज़्यादातर 99% केसेस में क्या होता है, रंग रूप जो होता है दोस्तों वो किसके अनुसार होता है, माता पिता के अनुसार होता है। जैसे माता पिता का रंग रूप होता है वैसे ही संतानों का होता है, और आपके साथ भी ऐसा ही होगा निश्चित रूप से, ठीक है। उसके बाद में बात आती है सेकंड नंबर पर लंबाई की। आपने देखा होगा दोस्तों माता पिता की लंबाई जो होती है वैसे ही संतानों की होती है। यदि माता पिता की लंबाई बहुत ज़्यादा है तो फाइनली संतानों की भी लंबाई होगी, और अगर माता पिता की लंबाई कम है तो संतानों की लंबाई भी कम होगी। इसका मतलब अपने को ये ध्यान रखना है, फर्स्ट नंबर के ऊपर हमें ध्यान रखना लिंग जो है उसका निर्धारण जो है किससे होता है, वंशक्रम से, और दूसरे नंबर पर हमारा रंग रूप या हमारी लंबाई भी डिपेंडेंट किस पे होती है, वंशक्रम पर होती है। वंशक्रम में माता पिता के माध्यम से जिन गुणों का आगमन होता है, जिन गुणों का आगमन होता है उन्हीं गुणों के कारण जो है हमारे यहाँ पर हमारे शरीर का रंग रूप या लंबाई होती है। मंजीत सिंह ने लिखा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसको लेकर के आगे अपन कुछ सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। आगे अपन बायोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ेंगे, कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि वंश क्रम के अनुसार माता पिता का रंग रूप होता है वैसे ही संतानों का क्यों होता है, माता पिता जैसी लंबाई क्यों होती है। इसके लिए कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, तब कुछ आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इंतजार करें आप उन सिद्धांतों का कि जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे तब ये बात स्पष्ट हो जाए, मिस्टर मंजीत सिंह, ठीक है। दुर्गादास ने लिखा है प्लीज बताओ क्या बताना था, मैंने देखा नहीं तुमने क्या पूछा है। अरविंद कुमार सर लंबाई क्या समान ना, क्या लिखा है ऐसा भाई सर, निर्धारक में लिंग का महत्व समझ नहीं आ रहा है। निर्धारक में लिंग का महत्व समझ नहीं आ रहा, मतलब ये क्या पूछना चाह रहे हो, थोड़ा सही लिखो, इसको स्पष्ट शब्दों में लिखोगे तब पता चलेगा भाई। चलिए, थैंक यू किशोर चेतरवाल। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, लिंग का निर्धारण हो गया, रंग रूप का हो गया, लंबाई का हो गया। अब तीसरे नंबर पर दोस्तों इंटेलिजेंस, बुद्धि। बुद्धि जो है दोस्तों वो भी प्रभावित होती है किससे, हमारे वंशक्रम से। किसी में ज़्यादा बुद्धि होती है, किसी में कम होती है, कोई ज़्यादा बुद्धिमान होता है, कोई कम बुद्धिमान होता है, कोई ज़्यादा समझदार होता है, कोई कम समझदार होता है। तो दोस्तों ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि जो हमारी बुद्धि होती है वो बुद्धि भी निश्चित रूप से क्या करती है, बुद्धि भी निश्चित रूप से प्रभावित रहती है हमारे वंशक्रम से। जी के प्रकाश जाट ने लिखा क्या वंशक्रम को वातावरण प्रभावित कर सकता है। अरे दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसे प्रश्न मत पूछा करो जब आपको सबसे पहले बता दिया गया है कि विकास की बात चल रही है यहाँ पर, और विकास को वंशक्रम और वातावरण प्रभावित करता, दोनों मिलकर के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ चुके हैं अपन। जिसने बाद में शुरुआत की वो पहली क्लास पढ़े, दूसरी पढ़े, तीसरी पढ़े, तब जाकर यहाँ तक आएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आप लोग पहले की क्लास नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट इस क्लास से समझने की कोशिश करेंगे तो असंभव है। हर स्टेप अपना पीछे के स्टेप से जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों।
तो देखिए इसमें वापस हम बिंदु पर आते हैं। हमारी जो बुद्धि होती है ये भी 100% किससे प्रभावित होती है? वंशक्रम से। यहां पर अपने को ध्यान रखना है, माता पिता की जैसी बुद्धि होती है, जैसी समझ होती है, ज्यादातर बार ये देखा गया है कि जन्मजात बुद्धि जो होती है बालक में वो वैसी ही होती है। हालांकि इस संसार के अंदर ये भी देखा गया है कि बहुत सारे बालक जो हैं वो इस संसार में जन्म लेने के बाद में ठोस बुद्धि और ज्यादा, ठोस बुद्धि का मतलब होता है वातावरण से अर्जित बुद्धि या अनुभव जिसको अपन बोल सकते हैं, इतने ज्यादा ले लेते हैं कि वो कई मायनों के अंदर माता पिता से बहुत आगे निकल जाते हैं। और यही वजह होती है कि एकदम मजदूर का बेटा जो है कलेक्टर बन जाता है, लेकिन वो अधिगम की श्रेणी में आता है। वो किस में आता है? वो अधिगम की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसने जन्म के बाद वातावरण के अनुभव लेकर के वो सब कुछ प्राप्त किया। लेकिन मूल रूप से प्रॉपर तरीके से यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो एक व्यक्ति में जन्मजात बुद्धि जो होती है, उसकी जो सोच होती है, उसकी जो समझ होती है, उसकी जो मानसिकता होती है, वो उसके माता पिता से कई ज्यादा प्रभावित रहती है। बबीता ने क्या लिखा है? बीज कोषों का अर्जित गुणों का समान गुण के कारण प्रभाव डालता है। ये सब पढ़ेंगे आगे सिद्धांत अपने। काफ़ी लोग हैं जिनको अभी तक इन सिद्धांतों के बारे में आइडिया नहीं होगा, बहुत लोग पढ़ भी चुके होंगे। जिन्होंने पहले पढ़ लिया उनको आइडिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा आप पढ़ेंगे अब, ठीक है? तब बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाएगी, बहुत आसानी से आप इसको समझ पाएंगे कि बीज कोषों का सिद्धांत क्या है, अर्जित गुणों का क्या और कैसे ये प्रभाव छोड़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखो बुद्धि जो है वो भी 100% क्या करती है? बुद्धि भी 100% प्रभाव छोड़ती है अपना। बुद्धि का प्रभाव ही 100% आता है, या यूं कहें कि वंश क्रम जो है वो बुद्धि से भी प्रभावित रहता है विकास में। और इसके बाद में नेक्स्ट जो है अगला है व्यवसाय। दोस्तों व्यवसाय जो है वो भी प्रभावित रहता है वंश क्रम से। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं ये सोच सकते हैं कि व्यवसाय कैसे प्रभावित रहता है। कई बार तो व्यवसाय जो है माता पिता का अलग होता है, बच्चों का अलग होता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखो आप कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो परंपरागत व्यवसाय के अंदर उसी वंश के बच्चे ज़्यादा प्रभावशीलता दिखाते हैं अन्य लोगों की अपेक्षा। बहुत सारे व्यवसाय आपने देखा होगा, हमारे इस देश के अंदर भी हम बात करें तो जातिगत व्यवसाय होते हैं। उस जाति के व्यक्ति उसी व्यवसाय को वर्षों से करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं, तो उनकी संतानें बहुत जल्दी उस व्यवसाय के अंदर निपुण हो जाती है। और वही बात यदि हम करते हैं किसके लिए? दूसरे व्यक्ति के लिए, तो दूसरा व्यक्ति इतना जल्दी उस व्यवहार को नहीं सीख पाता, इतना जल्दी उस कार्य को नहीं सीख पाता। इसका मतलब अपने को ध्यान में रखना है, हमारा जो व्यवसाय है या किसी भी व्यक्ति का व्यवसाय है वो काफ़ी हद तक प्रभावित रहता है माता पिता से। और यहाँ पर यह भी अपने को ध्यान रखना, आगे अब पढ़ेंगे अर्जित गुणों का संक्रमण का सिद्धांत। अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत तो ये कहता है कि कई व्यवसाय तो ऐसे होते हैं जिनको माता पिता सीखते हैं पहली बार और फिर अगली बार संतानों के अंदर भी वो गुण देखने को मिल जाते हैं। इसलिए व्यवसायिक जो गुण हैं, व्यवसायिक जो व्यवहार है, उसके ऊपर भी निश्चित रूप से माता पिता के जो गुण होते हैं, माता पिता के पास जो व्यवसायिक प्रॉपर्टी होती है उसका प्रभाव पड़ता है निश्चित रूप से किसके ऊपर? बालकों पर। यहाँ व्यवसायिक प्रॉपर्टी का मतलब संसाधनों से नहीं, मैं उनकी समझ और उनके कार्य व्यवहार से बात कर रहा हूँ। व्यवसाय के संदर्भ में माता पिता की कितनी समझ है। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों कि लिंग का निर्धारण जो है वंशक्रम पर निर्भर होता है, रंग रूप या शरीर की लंबाई जो है वंशक्रम पर निर्धारित होती है, बुद्धि होती है, व्यवसाय होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है मानसिकता। मानसिकता जो है वो भी काफी हद तक माता पिता या वंशक्रम पर निर्भर होती है। जैसी मानसिकता माता पिता की होती है वैसी मानसिकता संतानों की भी देखी गई है। कई बार आपने सुना भी होगा कि किसी के माता पिता जो है उनका अलग तरह का मिजाज है, अलग तरह की सोच है, और संतानों की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि उनके तो माता पिता भी ऐसे ही थे, इसके पिता की भी ऐसी सोच थी और इसकी भी ऐसी है। इसका मतलब माता पिता से काफ़ी हद तक मैच करती है संतानों की मानसिकता,
मानसिकता का मतलब होता है किसी भी कार्य व्यवहार के प्रति हमारी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, ये काफ़ी हद तक उससे प्रभावित रहता है। और उसका प्रभाव सामान्यतया जन्म के बाद जैसे जैसे वातावरण के संपर्क में आते हैं वो कम होता जाता है। ये भी अपने को ध्यान में रखना, जैसे जैसे वातावरण के संपर्क में आते हैं उसका प्रभाव क्या होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है मानसिकता से आगे का स्टेप, ये दृष्टिकोण जो होता है वो ज़्यादा प्रभावित होता है उस व्यवहार से जिस व्यवहार में हम जी रहे होते हैं। या यूँ कहें कि समाज में जिन लोगों के संपर्क में हम लोग रहते हैं, उन लोगों के संपर्क में रहने के कारण, उनके साथ साथ रहने के कारण, उनसे बातचीत करने के कारण, उनकी संगति के कारण हमारा दृष्टिकोण क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो यहाँ पर अपने को ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम जो है इसकी शुरुआत वंशक्रम से होती है, लेकिन ये प्रभावित किससे भी रहता है, वातावरण के संपर्क से भी मानसिकता व्यक्ति की प्रभावित रहती है। इसके बाद में संवेगात्मक स्थिति। दोस्तों संवेगात्मक स्थिति जो है ये भी काफ़ी हद तक माता पिता से प्रभावित रहती है। संवेगात्मक स्थिति जो है ये भी माता पिता से प्रभावित रहती है। और संवेगात्मक स्थिति माता पिता से कैसे प्रभावित रहती है, इसको लेकर के यदि हम बात करें तो दोस्तों एक माता पिता में जैसे संवेग बहुत ज़्यादा प्रकट होते हैं, कई बार संतानों में भी ऐसा देखने को मिलता है। राजेश कुमार ने ऑफलाइन में भी पढ़ा, बहुत अच्छी बात है मिस्टर राजेश कुमार। दुर्गादास ने क्या लिखा है, जेनेटिक अफेक्ट ज़्यादातर होता है। हाँ बिल्कुल, आपने मुझे पढ़ाया था, आज मैं राजनीति विज्ञान का व्याख्याता 2015-16 के बेस में जयपुर परिष्कार से। अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप कहीं न कहीं अभी किसी अच्छे संस्थान के अंदर जो है काम कर रहे हैं टीचर के रूप में, वो भी व्याख्याता के रूप में, है ना। जो पढ़ते हैं निश्चित रूप से सक्सेस उनको मिलती है। अभी जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी बहुत जल्दी निश्चित रूप से किसी न किसी अच्छे स्थान पर, अच्छे इंस्टीट्यूट में शिक्षक बनने जाने वाले हैं। बस इस परीक्षा देने की देरी है, ये मुझे भरोसा है, बशर्ते अगर वो ध्यान से पढ़ रहे होंगे। अच्छा, वो मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, जो भी बुक्स आपके पास उपलब्ध है, सबको आप पूरे मन से पढ़िए, डेफिनेटली अच्छा होगा। ये क्या लिख रहे हैं बार बार, मिस्टर मैथ्स विथ मनोज, क्या लिखा भाई, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल यूपी सुपर टेट सिलेबस उसे पढ़ा दीजिए। पढ़ाएंगे उसको, अभी टाइम लगेगा ना। पहले एक बार बाल विकास से जुड़े हुए सारे टॉपिक्स अपन करेंगे, उसके बाद में उसको लेकर के बात करेंगे, चिंता मत करिए आप। मैं आपको एक तो ये बता देता हूँ, बार बार आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो एकदम पूरा सिलेबस जो भी आपका है उसको लेकर के हम बात करेंगे, ए से जेड तक बात करेंगे, ठीक है ना। शुरू से लेकर लास्ट तक सारे पॉइंट्स को मैं छूता हुआ चलूँगा। स्पेशली जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं वो सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट नंबर पर। सेकेंड नंबर पर आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे लोग इसके लिए, जैसे कल भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे, बाद में मैं देख रहा था तब थे कि क्या इसकी कोई शुल्क है। तो ध्यान रखना, ये जो मेरी क्लास अभी चल रही है वो पूर्ण रूप से निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं है। आप मन से, पूरे आत्मा से, पूरे ध्यान से, मनोयोग से नियमित रूप से समय पर पढ़िए। और मैंने आपको कल बताया भी था कि इस क्लास का अब नियमित समय जो रहेगा वो क्या रहेगा, 8 बजे। किसी कारण से कल इसका समय थोड़ा सा बदल दिया गया था, पर हमेशा अभी 8 बजे रहेगा। निश्चित रूप से 8 बजे आपको पूरे मनोयोग के साथ उपस्थित होना है। और यदि निश्चित रूप से पूरे मनोयोग के साथ उपस्थित होंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। हर रोज़ हम एक छोटे से बिंदु को लेकर बात करते हैं, और हर रोज़ का एक छोटा सा बिंदु जो आपके लिए बहुत बड़ा सफलता का एक साधन बन सकता है, आपकी सफलता में एक बड़ा राज बन सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना, छोड़ना नहीं किसी बिंदु को। तो यहाँ पर दोस्तों संवेगात्मक स्थिति, संवेगात्मक स्थिति का मतलब होता है जैसे माता पिता में जैसे संवेग आते हैं बच्चों में भी आते हैं। माता पिता में जैसे संवेग आते हैं वैसे बच्चों में भी आते हैं। माता पिता बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, क्रोध एक संवेग है, ये तो आपको अच्छी तरह पता होगा, क्रोध एक संवेग है। माता पिता में बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो दोस्तों संतानों में भी आता है। उनकी संतानें भी ऐसी होती है जो छोटी छोटी बात पे क्रोध करने लग जाती है। माता पिता यदि डरपोक होते हैं तो कई बार संतान जो होती है वो भी डरती है, क्योंकि भय भी एक प्रकार का क्या होता है, संवेग होता है, जो माता पिता से संतानों पर भी इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, छोड़ता है। तो ध्यान रखना अपने लोगों को कि मैक्सिमम, अधिकतम
ज़्यादा से ज़्यादा संवेग जो होते हैं जैसे माता पिता में होते हैं, वैसे के वैसे संतानों के ऊपर भी उनके प्रभाव आते हैं। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना दोस्तों, वंश क्रम से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हैं जो देखने को मिलते हैं वो क्या क्या हैं। लिंग का निर्धारण जो होता है वो विकास के अंदर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। विकास की शुरुआत ही वहीं से होती है और वहीं से जो विकास की शुरुआत जहाँ से होती है वहीं से हम ये मान सकते हैं कि वंश क्रम का प्रभाव उस पर शुरू हो चुका है। रंग रूप को लेकर के, शरीर की लंबाई को लेकर के हम बात कर चुके हैं। जैसे माता पिता का शरीर होता है, जैसी लंबाई होती है, जैसा रंग रूप होता है वैसा संतानों का होता है। तो ये भी निश्चित रूप से माता पिता से संतानों में आने वाला जो है वंश क्रम का प्रभाव है। इसी प्रकार से बुद्धि को लेकर हम बात कर चुके हैं। बुद्धि भी निश्चित रूप से जैसी माता पिता की होती है उसी प्रकार से बुद्धि का जो प्रभाव है वो संतानों पर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बुद्धि जो है वो भी प्रभावित रहती है या बुद्धि का विकास भी प्रभावित रहता है वंश क्रम से। व्यवसाय को लेकर के भी हम बात कर चुके हैं। जैसा व्यवसाय माता पिता का होता है वैसा ही व्यवसाय यदि संतान को चुनना हो तो बहुत आसानी से चुन लेती है, बहुत सरलता के साथ में उस व्यवसाय को वो चुन करके अपने जीवन के अंदर उन गुणों को उतार लेती है जो माता पिता में होते हैं। अर्जित गुणों के सिद्धांत के अनुसार भी हम बात कर चुके हैं। 100% माता पिता में जो व्यवसायिक गुण होते हैं वो किन में आ जाते हैं, संतानों में। इसी प्रकार से मानसिकता को लेकर हम बात कर चुके हैं। माता पिता की जैसी सोच होती है, जैसी मानसिकता होती है, निश्चित रूप से वैसी मानसिकता किसकी भी होती है, संतानों की भी होती है। तो इसका मतलब मानसिकता है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी जो है संतानों में देखने को मिलता है, तो वो भी वंश क्रम का प्रभाव है। और संवेगात्मक स्थिति, इसको लेकर के भी हम बातचीत कर चुके हैं। अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ से ये जो बिंदु है जिसको लेकर के हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो प्रभाव पड़ते हैं वंश क्रम के विकास के ऊपर, ये प्रभाव किस सीमा तक होते हैं ये भी अपने को आइडिया होना चाहिए। तो दोस्तों ये प्रभाव एक निश्चित सीमा तक नहीं होते हैं, इनका प्रभाव जो होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम देखा जा सकता है। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि जैसे माता पिता 100% बच्चे, आपने देखा होगा कभी आप मार्केट में गए और मार्केट में अचानक कोई आपसे मिलता है और वो अचानक आपको देखकर कह देता है कि तुम अमुक व्यक्ति के बेटे बेटी तो नहीं हो। कई बार आपके साथ ऐसी घटना हुई होगी कि कोई भी अनजान आदमी देखकर आपको बता देता है कि आप उसके संतान तो नहीं हो या उस व्यक्ति का पुत्र पुत्री तो नहीं हो। ऐसा क्यों हुआ बताइए? ऐसा इसलिए हुआ कि वो प्रभाव जो नजर आ रहा है अपने चेहरे पे, अपने रंग रूप पे, अपनी शक्ल सूरत पे, वो किसका प्रभाव है? वो वंश क्रम का प्रभाव है। तो वंश क्रम का प्रभाव होने के कारण ही सामने वाला अपने को पहचान पाया, हम वैसे के वैसे किसी न किसी रूप में नजर आ रहे हैं। और कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि माता पिता जैसे होते हैं वैसी संतानें बहुत कम नजर आती है। बहुत ध्यान से देखने पर पता लगता है कि हाँ यार ये इसकी संतान होगी। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे ना, कुछ स्थानों के ऊपर कुछ वंशक्रम के प्रभाव ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम नजर आते हैं, अधिकतम नजर आते हैं, और कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं जो न्यूनतम नजर आते हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें सीधे सीधे कि बुद्धि को लेकर के, तो बुद्धि को लेकर हम बात करें तो जन्मजात तरीके से जो हमारा व्यवहार होता है, देखो आगे बुद्धि वाली बातचीत करेंगे, बुद्धि वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तब हम विस्तार से वहां पर बात करेंगे जन्मजात बुद्धि क्या होती है, अर्जित बुद्धि क्या होती है, तरल बुद्धि क्या होती है, ठोस बुद्धि क्या होती है। लेकिन यहां हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं कि जो दैनिक जीवन के कार्य होते हैं, जो व्यक्ति के रूप में, मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद हमें करने पड़ते हैं, खाना पीना, चलना बैठना, सोना उठना, ये सामान्य काम होते हैं, ये सभी को करने होते हैं। इसके लिए किसी वातावरण के संपर्क में जाकर या किसी विद्यालय में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो कार्य होते हैं ये मैक्सिमम प्रभावित रहते हैं अपने माता पिता से। जैसे हमारे माता पिता का व्यवहार होता है हम वैसा ही करते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी जो कार्य होते हैं जो सामाजिक वातावरण में बातचीत करने से जुड़े हुए हो सकते हैं, सामाजिक वातावरण में लोगों से संपर्क करने से संबंधित हो सकते हैं, सामान्य व्यवहार से संबंधित होते हैं, ये सारे के सारे ऐसे व्यवहार होते हैं जो माता पिता की अपेक्षा अर्जित वातावरण से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। जिस संगति में हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिस वातावरण से हम सीखते हैं, वो हमें ज्यादा प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये मोटे मोटे जो कारक थे जिनका प्रभाव अपने को ध्यान में रखना है वो ये है। अपने को पूछा जा सकता है परीक्षा में कि निम्न में से वह कौन सा क्षेत्र है जो विकास के लिए वंशक्रम से प्रभावित रहता है। तो
तो ये सारे क्षेत्र है, लिंग निर्धारण, रंग रूप का होना, लंबाई का होना, बुद्धि का होना, व्यवसाय, मानसिकता आदि का होना, ये सारे क्षेत्र आपको याद रखने हैं। अगर ये सारे क्षेत्र याद हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ से आने वाले प्रश्न को कर सकते हैं। यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनने की संभावना है, किस किस तरह के प्रश्न यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं, इसको लेकर के भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ इससे जुड़े हुए ऐसे पार्ट्स को लेकर के जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जो भी हमारे लिए बहुत काम का हो सकता है। ये बलवंत ने लिखा है, समझ में आ रहा है, थैंक यू। बिल्कुल पवन कुमार, सुपर टेट सारे सब्जेक्ट क्लास होगी, बिल्कुल सुपर टेट की सारी क्लासेज होने वाली है, ठीक है। अभी जो है मनोविज्ञान से हमने शुरुआत की है और इसके लिए भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों कि सारे टॉपिक्स जो यूपी टेट और सुपर टेट में सबको लेकर बात करेंगे। अभी भी मैंने आपको बताया था पहले सारे के सारे जो टॉपिक अपन बात करेंगे यूपी टेट को लेकर के, मिस्टर नवनीत मिश्रा यूपी टेट को लेकर के सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। और यूपी टेट को लेकर के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें पहला अपना टॉपिक हमने शुरू किया बाल विकास को लेकर के, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में जब ये पहला वाला हो जाएगा फिर अब सुपर टेट से जुड़ा हुआ जो पार्ट है, क्योंकि बाल विकास का बहुत सारा तो सेम टू सेम है, उसके बाद में जो अलग होगा, उसके बाद में जो अलग मैटर होगा उसको अपन अलग से क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। खिलौनों की आयु शेषवावस्था है, लेकिन पेपर में पूर्व बाल्यावस्था को बताया गया है। तो खिलौने की आयु और अवस्था दो चीजें हैं, ये ध्यान रखना है। खिलौनों का काल पूछा जाए तो वहां पर अपने को ध्यान रखना पूर्व बाल्यावस्था ही होती है खिलौनों का काल, और अवस्था पूछे तो फिर शेषवावस्था होती है। तो अगर पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि खिलौनों की जो है काल क्या है, तो वहां पर अपना आंसर क्या होना है, पूर्व बाल्यावस्था। और जहां तक मुझे उम्मीद है आप उसी प्रश्न को लेकर बात कर रहे हैं। मेवाराम, खिलौनों की आयु जो है शेषवावस्था नहीं है, खिलौनों की अवस्था शेषवावस्था है। काल अगर पूछेंगे तो उसके अंदर पूर्व बाल्यावस्था होगी, क्योंकि खिलौनों से प्रॉपर तरीके से बालक उस समय खेलता है जब वो लगभग 5-6 वर्ष का होता है। और 5-6-7 वर्ष का बालक जो होता है वो 5-6 वर्ष शेषवावस्था के अंदर भी हम गिनते हैं और वो अपन बाल्यावस्था में भी गिनते हैं। लेकिन 5-6 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक बालक खिलौने सबसे ज़्यादा खेलता है। तो अपने को उस काल में एक सीमित लिमिटेड समय को लेकर काल बोलेंगे, तो वो काल किसमें आने वाला, पूर्व बाल्यावस्था में। तो उसका पूर्व बाल्यावस्था ही आपको ध्यान में रखना है। सुपर टेट में 120 लेने आ जाएंगे ना, क्या लिख रहे हो? सुपर टेट में 120 क्या है, क्या लेने आ जाएंगे भाई? चलो इसमें आगे देखिए, वंशक्रम के कारण विकास पर सबसे अधिक प्रभाव। देखो मोटे तौर पर तो हमने अभी कुछ पॉइंट्स को लेकर बात की, वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा 4 ऐसे और कुछ विशेष प्रकार के तथ्य हैं, कुछ लाइनें हैं, कुछ विचार हैं जो भी आपको ध्यान में रखने हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। लिखिए मैंने एक लाइन क्या है, देखो, वंशक्रम के कारण विकास पर सबसे अधिक प्रभाव। वंशक्रम के कारण विकास के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ता है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, किस किस दिशा में पड़ते हैं, वो तो हमने बातचीत कर ली। लेकिन इन प्रभावों को लेकर हम बात करें तो पहला जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों, वो पहले नंबर का प्रभाव होता है व्यक्ति या बालक के व्यवहार पर। सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ेगा? व्यक्ति या बालक के व्यवहार पर। दोस्तों हमारा जो व्यवहार होता है वो निश्चित रूप से हमारे वंशक्रम से प्रभावित रहता है। जिस सामाजिक वातावरण में हम व्यवहार करते हैं, आपने देखा होगा कुछ घरों के अंदर माता पिता ऐसे होते हैं
जो कोई भी घर के अंदर आता है उसका सम्मान करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं निश्चित रूप से वो भी उसी प्रकार का व्यवहार अपनाते हैं, क्योंकि वो उनके ब्लड में ही ऐसा व्यवहार आ जाता है और फिर वो आगे भी पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह का व्यवहार चलता रहता है। और कुछ ऐसे होते हैं जहां पर कोई किसी की परवाह नहीं करता, कोई भी आ रहा और जा रहा उनको मतलब नहीं है, घर पे आने के बाद भी सर सम्मान उससे बात नहीं करते, ऐसा भी हो सकता है। तो बच्चे भी उनसे सीखते हैं और फिर उनके पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी स्थितियां बनती रहती है, चलती रहती है। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है, ये वो प्रश्न हैं जिनको हम व्यवहारिक प्रश्न कहते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना, साइकोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं तथ्यात्मक चीजें वो तो आती नहीं है और उनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। अभी अपन ने 5-6 प्रभाव देखे, कौन कौन से क्षेत्र में प्रभाव पड़ेंगे वो तो अलग है, लेकिन उन प्रभावों के कारण दैनिक जीवन में क्या देखने को मिल सकता है, कौन सी स्थितियां देखने को मिल सकती है, वो व्यवहारिक प्रश्नों के रूप में अपने को पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट नंबर पर अपने को पूछा जा सकता है, निम्न में से वह कौन सा क्षेत्र है जिस पर वंशक्रम का प्रभाव हो सकता है, और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक ऑप्शन क्या दे दिया आपको, बालक के व्यवहार पर या व्यक्ति के व्यवहार पर। तो ध्यान रखना है, बालक के व्यवहार या व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर वंशक्रम का निश्चित रूप से प्रभाव आता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर व्यावसायिक दक्षता पर, व्यावसायिक दक्षता के ऊपर भी प्रभाव आता है। जो व्यक्ति वंशक्रम से जितना अधिक प्रभावित रहता है, वंशक्रम के आधार पर उसके व्यवसाय में उतनी ही दक्षता होती है। एक सुथार का बेटा है, वो सुथार का काम करता है, और एक दूसरा व्यक्ति है वो सुथार का काम करता है। आप इस बात को अच्छी तरह जान सकते हैं कि दक्षता किसकी ज्यादा होगी। निश्चित रूप से दक्षता उसकी ज्यादा होगी जिसको वंशक्रम में उस प्रकार के कार्य मिले हैं, या यूं कहें कि वंशक्रम में इस तरह के कार्य होते रहे। तो व्यावसायिक दक्षता भी वंशक्रम से प्रभावित रहती है। किसी भी व्यक्ति का वंशक्रम से जुड़ा हुआ कार्य है वो उसमें ज्यादा दक्ष होगा, जो वंशक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है वो व्यक्ति उस कार्य को करेगा, उस व्यवसाय को करेगा दोस्तों, लेकिन उसकी दक्षता उतनी नहीं होने वाली है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर संवेगात्मक नियंत्रण। ये संवेगात्मक नियंत्रण वाला प्रश्न तो पूछा भी जा चुका परीक्षा में। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम में कि कौन सी परीक्षा में आया था, अभी मुझे स्मरण नहीं है, ये पूछा भी जा चुका है। तो ध्यान रखना अपने को, संवेगात्मक नियंत्रण, संवेगों पर नियंत्रण करना भी वो व्यक्ति ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है जिसके वंशक्रम में लोग संवेगों पर नियंत्रण करना जानते थे। यानी हम हमारे माता पिता से संवेगों को लेकर प्रभावित रहते ही रहते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यहां बात कर रहे हैं, सामाजिक व्यवहार जो हम करते हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो उस व्यवहारिक तौर पर वो व्यक्ति अपने संवेगों पर ज्यादा बेहतर नियंत्रण कर पाएगा जो वंशक्रम के अंदर उसके माता पिता संवेगों के ऊपर नियंत्रण आसानी से कर पाते। कई लोग होते हैं बहुत गुस्सा आता है उनको, लेकिन क्रोध के अंदर भी कोई गलती नहीं करते हैं, उनको कंट्रोल करना आता है। तो ऐसी स्थिति में उनकी संतानें जो होती है वो भी उससे प्रभावित रहती है, वो भी उनको कंट्रोल कर लेती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने आवेग पर, संवेग पर या किसी भी प्रकार के विशेष रूप के क्रोध या दूसरे प्रकार का जो भी संवेग है उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता। तो फिर वो संतानें जो है वो भी उसी प्रकार का व्यवहार उनमें भी देखने को मिलता है, उनका भी नियंत्रण नहीं होता। तो ये ध्यान रखना अपने को, संवेगों पर नियंत्रण जो है वो भी वंशक्रम से प्रभावित है। इसके बाद में एक और है जो भी अपने को ध्यान में रखना है, और वो है कार्य के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव। दोस्तों ये जीवन में बहुत बड़ी सफलता और असफलता का राज होता है। हमें जिंदगी में ध्यान रखना चाहिए, हालांकि ये प्रभाव हमारे माता पिता से आता है। हम पॉजिटिव या नेगेटिव सोचते हैं तो काफ़ी हद तक माता पिता से हम प्रभावित रहते हैं। माता पिता जैसा सोचते थे वैसा हम भी सोचते हैं। माता पिता के मन में नकारात्मकता ज़्यादा थी तो हमारे भी हो सकती है, सकारात्मकता ज़्यादा थी तो हमारे भी हो सकती है। लेकिन
ये वो सारे के सारे व्यवहार हैं जिनको हम बदल सकते हैं, जिनको हम हमारे हिसाब से, हमारे अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और आपको निश्चित रूप से करना भी चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति कार्य के प्रति जितना पॉजिटिव होता है, एक व्यक्ति कार्य के प्रति जितना सकारात्मक होता है, वह व्यक्ति उतना ही कार्यों में सफलता को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति जितना नकारात्मक होता है कार्यों में, उतना ही क्या होता है, वो असफल होता है। तो अपने को ध्यान रखना इस बात का विशेष रूप से कि हम हमारी सोच जो है वो चाहे कितनी ही वंशक्रम से प्रभावित है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, पॉजिटिव बनाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों ये 4 ऐसे विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों को देखकर के ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि निम्न में से वह कौन सा व्यवहार है जो वंशक्रम से भी प्रभावित रहता है। निम्न में से वह कौन सा व्यवहार है जो वंशक्रम से भी प्रभावित रहता है। इन 4 में से कोई 3 ऑप्शन देकर के आपको चौथा ऑप्शन दिया जा सकता है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर वहां पर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों आज ये छोटा सा बिंदु था हमारा, बहुत ज़्यादा इसमें जानकारियाँ नहीं थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आने वाला व्यवहारिक प्रश्न जो है हम तभी कर पाएंगे जब आज हमने जो बातचीत की है वो बहुत अच्छी तरह से हमें पता हो। पहले भी आप लोगों को ये पता होगी तो अच्छी बात है, और थोड़ा सा उसके अंदर नयापन आया होगा, निश्चित रूप से नई चीज़ अपने को मिली होगी। आज की क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ बातचीत की है, उसको लेकर के उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में कल हम उपस्थित होने वाले हैं। और कल की क्लास के अंदर आज से संबंधित टोटली व्यवहारिक प्रश्नों की बात करेंगे, क्योंकि पिछली जो क्लास थी वो तथ्यात्मक बातों वाली थी और उसमें हमने तथ्यात्मक प्रश्नों को लेकर के बातचीत की। कल पूरे व्यवहारिक प्रश्न होंगे, और व्यवहारिक प्रश्नों का जवाब देना मुश्किल होता है। और आपको पता है वर्तमान समय में अध्यापक पात्रता परीक्षाओं में, चाहे वो उत्तर प्रदेश स्टेट की परीक्षा हो या सीटेट की परीक्षा हो या किसी भी राज्य की दूसरी परीक्षा हो, जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है, वहां पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें व्यवहारिक प्रश्नों का बोलबाला ज्यादा है। इसलिए व्यवहारिक प्रश्नों के दृष्टिकोण से आपको बहुत अच्छी तरह से इस बात को अच्छी तरह अपने मस्तिष्क में रखना है। और कल की क्लास की शुरुआत में जो मैं कुछ व्यवहारिक प्रश्नों से शुरुआत करूंगा उसमें सबको एकदम सही जवाब देने का प्रयास करना है। आज मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। धन्यवाद।